देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 से। A certain appliances uses 350 watt if it is allowed to run continuously for 24 days। ये टाइम दे दिया है, पावर दे दी। हाउ मेनी किलोवाट आवर्स पूछ रहा है कि कितना कंज्यूम करेगा किलोवाट आवर्स में एनर्जी को। तो आंसर हमें किलोवाट आवर्स में ही देना है। तो सीधे से समझ में आ रहा है कि किलोवाट मतलब जो हमें यूनिट इसकी दी है पावर की, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसके साथ में, तब हमारा आंसर आएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करी कि 350 जो वॉट है इंटू 24 इससे जो निकल के आया वो हमारा टोटल जो पावर आई वो टोटल पावर कंज्यूम्ड आई किलोवाट आवर के अंदर, तो 201.6 किलोवाट आवर। उसके बाद देखते हैं 121 द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो ये तो सीधे से क्वेश्चन था, ठीक है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी। उसके 117 पे आते हैं कि अ गिवन पावर सप्लाई इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग 6 एम्पियर फॉर 3.5 आवर्स। तो 6 एम्पियर दे सकता है 3.5 घंटे तक। इट्स एम्पियर आवर रेटिंग इज। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछता है उसी में आंसर है कि एम्पियर आवर रेटिंग। तो एम्पियर आवर तभी बनेगा जब आप एम्पियर को आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एम्पियर आवर रेटिंग इज 6 इंटू 3.5 इतने घंटे के लिए। तो इससे हमारा 21 एम्पियर आवर आ गया आंसर। उसके बाद देखते हैं ऊपर जो बच गया हमारा 118-19। इफ यू यूज 400 वॉट ऑफ पावर फॉर 30 आवर्स यू हैव टू यूज, मतलब तुमने कितना यूज किया। सेम वही चीज कि पावर इंटू हमारा जितना टाइम है, तो पी इंटू टी टोटल पावर कंज्यूम, तो 400 इंटू 3, तो ये हो गया 12,000 वॉट या फिर 12 किलो वॉट आपने पावर को कंज्यूम कर लिया है। उसके बाद अब करंट ऑफ 1/4 एम्पियर में भी रिटर्न एज। तो करंट को पूछ रहा है कि हम लिख सकते हैं, और जब पूछ रहा है किस तरीके में 1/4 एम्पियर को कैसे लिख सकते हैं, तो 1/4 इज, ठीक है, क्वार्टर क्या हो गया 1/4 पार्ट हो गया हमारा। ओके, तो 1/4 मतलब 1 किलोवाट का 1/4 कितना हुआ, यही हमारा, या 1 एम्पियर का कितना हुआ 250 मिली एम्पियर। तो उससे 1/4 हमारा 0.25 एम्पियर हो गया या फिर 250 मिली एम्पियर हो गया। तो 1 एम्पियर का 1/4 पार्ट बस हमें यहाँ पे लिखना था। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं 120 पे कि वाई डू रजिस्टर समटाइम गेट्स हॉट व्हेन इन यूज। जब यूज में होते हैं तो फिर वो हॉट क्यों हो जाते हैं, तो वो हीट डिसिपेट करते हैं, सीधी सी बात है। तो सी ऑप्शन है, सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासिंग थ्रू डैम इज लॉस एज हीट, मतलब वही कि हीट वो डिसिपेट करते हैं रजिस्टर हमारा, इस वजह से वो हॉट हो जाते हैं। तो ये तो सीधा सा आंसर था। और जहाँ पे जूल्स का जो हीटिंग लॉ लगता है H=I²RT, तो वो यहाँ पे लग रहा है। 121 हो गया। 122 पे आते हैं। रजिस्टर इज इन अ सर्किट बिकम्स वेरी हॉट एंड स्टार्ट्स टू बर्न। ठीक है, हॉट हो गया और स्टार्ट्स टू बर्न। दिस इज बिकॉज द रजिस्टर इज डिसिपेटिंग टू मच। क्या डिसिपेट कर रहा है, तो हीट को डिसिपेट करने के लिए, मतलब वो पावर को डिसिपेट कर रहा है। वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस की पावर। उसके बाद आते हैं 123 पे। इन अ पैरेलल सर्किट विद अ वोल्टेज सोर्स एंड सेवरल ब्रांच रजिस्टर्स हाउ इज द टोटल करंट रिलेटेड टू द करंट इन द ब्रांच रजिस्टर। एक पैरेलल सर्किट की बात कर रहा है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स है और काफी सारे ब्रांच के रजिस्टर है। अगर कुछ इसको इस तरीके से बनाए तो ये वोल्टेज सोर्स हो गया, और फिर ये पैरेलल में ही काफी सारे हमारे रजिस्टर हो गए। ओके, हाउ इज द टोटल करंट रिलेटेड टू द करंट इन द ब्रांच रजिस्टर। जो टोटल करंट है वो हर जो ब्रांच रजिस्टर में करंट जाएगी उससे कैसे रिलेट हो रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर हम KCL लगाते हैं तो ये जो बड़ा आई हमारा है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक ब्रांच में। तो जो हर एक तीनों ब्रांच में, मान लो 3 ब्रांच है 4 जितनी भी है, तो उनका जो सम होगा वो आई के इक्वल होगा। तो यही ऑप्शन है कि इट इक्वल्स टू द सम ऑफ द ब्रांच करंट थ्रू ईच रजिस्टर। यहाँ पे KCL का यूज हो रहा है। उसके बाद देखते हैं 125। Which of the following circuit configuration has the same amount of voltage drop across each of its component। मतलब सीधे से कहना चाह रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप या फिर वोल्टेज हर एक कंपोनेंट में सेम कब होगा, जब सारे कंपोनेंट हमारे कैसे पैरेलल में लगे हों। अगर सेम क्वेश्चन इसी से 2 MCQ निकलते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि सेम करंट कब होगी हर एक हमारे कंपोनेंट में, जब सारे कंपोनेंट हमारा सीरीज में लगे हो तो करंट सेम होगी। ये हो गया। उसके बाद आते हैं 126 पे। इफ अ रजिस्टर सडनली डिक्रीजेज इन वैल्यू, ठीक है, रेजिस्टेंस घट गया, व्हाट विल हैपन टू द करंट टू द रजिस्टर। तो करंट क्या होगा, तो इसके पहले हमें निकालना पड़ेगा रिलेशन करंट और रजिस्टर का। तो I इक्वल टू V/R, या बोले तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर रजिस्टर घट रहा है तो सीधी सी बात है कि हमारा करंट बढ़ जाएगी, तो करंट इंक्रीजेस। तो यहाँ पे बस सीधे से रिलेशन लग रहा था। उसके बाद आते हैं 124 पे। बाकी तो हो गया, 124 है हमारा। 3 elements having conductance G1, G2 and G3 in parallel में जुड़े हुए हैं। their combined conductance will be, combined बताना है। तो सीधी सी बात है कि इसको याद रखना है कि G जो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस शो कर रहा है पैरेलल में,
तो उसका उल्टा हमारा कंडक्टेंस शो करेगा पैरेलल में। मतलब जो रेजिस्टेंस सीरीज में शो करता है वो हमारा जी जो है वो पैरेलल में शो करेगा। तो रेजिस्टेंस को सीरीज में हम क्या कर देते हैं, सीधे से ऐड कर देते हैं। तो कंडक्टेंस को हम पैरेलल में क्या करेंगे, सीधे से ऐड कर देंगे। तो सीधे से इसका आंसर G1 प्लस G2 प्लस G3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 127। ओके, व्हाट इज अप्लाइड वोल्टेज ऑन अ सर्किट इन विच 0.5 एम्पियर इज फ्लोइंग करंट एंड 10 वॉट इज जनरेटेड। तो वोल्टेज पूछ रहा है, तो सीधे से यहाँ फॉर्मूला हम लगा देंगे P इक्वल टू VI। ओके, तो वोल्टेज पूछ रहा है तो वोल्टेज जाएगा हमारा P अपॉन I। ये हमारा 10 अपॉन 0.5, ये हो जाएगा हमारा 20 वोल्ट। तो इसका आंसर है 20 वोल्ट सीधे से। उसके बाद और आगे बढ़ते आते हैं 128 पे। 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, 4 वायर है सेम मटेरियल के, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम लेंथ, एकदम सेम। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब उनको पैरेलल में जोड़ा गया, गिव्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 ओम। इफ दिस 4 वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी। तो इनको हम, इनकी एक की वैल्यू मान लेते हैं R। तो जब इन R वाली वैल्यू को हम जोड़ेंगे उसमें, किसके अंदर, पैरेलल के अंदर, मतलब ये कहने का मतलब है कि टोटल तो दे दिया 0.5, और ये 0.5 क्यों बना है, क्योंकि हमने 4 इंटू 1/r को जोड़ा है। अब यहां से हम निकाल लेंगे r की वैल्यू। तो r इज 4 अपॉन 0.5। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि 4 इंटू 1/r, और जो रेजिस्टेंस जब ये मैंने लिखा तो ये इसके ये 1/25 के इक्वल है। मतलब ऐसा होता है ना, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, इस तरीके से ना 1 ये करके। तो ये नीचे होगा, जब r को लिखेंगे तो ये इसमें जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना। इस सॉल्यूशन को मत देखो, ठीक है। r को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 इसमें मल्टीप्लाई, तो ये r की क्या वैल्यू बना देगा 1 ओम। जब r हमारा 1 ओम इस तरीके से आ गया तो फिर हमारा जो टोटल आ गया वो 4 ओम आ गया सीरीज में। तो कुछ भी नहीं था, पैरेलल का इक्विवेलेंट दिया था उससे, क्योंकि सारे रेजिस्टर सेम थे तो एक सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू निकाली और उससे हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आता है कि निम्न में से किसमें सबसे अधिक प्रतिरोधकता, मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। तो माइका का जो होता है वो रेजिस्टेंस हमारा मैक्सिमम होता है, बाकी पैराफिन, खनिज तेल और हवा के कंपैरिजन में। उसके बाद आते हैं 130 पे, ठीक है। पिछला वाला था माइका का मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है पैराफिन, हवा और खनिज तेल के कंपैरिजन में। उसके बाद आते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस एक वायर का R ओम दे दिया, द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, उसकी डबल लेंथ तक उसको स्ट्रेच कर दिया है। देन इट्स रेजिस्टेंस इन ओम्स इज। तो देखो ये चीज हमने वहां पे पढ़ी थी डिटेल में कि एक वायर है और उसको n टाइम्स हमने स्ट्रेच कर दिया या खींच के बड़ा कर दिया, तो उसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा तो वो r और n स्क्वायर हो जाता है। ये चीज मैंने बार बार बोली थी। और एक ड्रॉप वाला क्वेश्चन था, ड्रॉपलेट वाला, उसमें n इंटू 2/3 मल्टीप्लाई होता है। जो ड्रॉपलेट वाला क्वेश्चन था, बहुत सारी छोटी ड्रॉप्स को मिला के बड़ी ड्रॉप बनाया। जब चीज ये करी, अब यहाँ पे कह रहा है कि उसको स्ट्रेच कर दिया डबल इट्स लेंथ, मतलब 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया है। तो n की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू r, इस वजह से ये 4r आंसर आ गया। तो इसको कुछ सॉल्व नहीं करना था, डायरेक्ट अगर आपको ये याद है n स्क्वायर इंटू r, इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते थे। उसके बाद आते हैं इधर से 131 पे, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन। तो करंट का हीटिंग इफेक्ट कहाँ, हम बोथ एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में यूज करते हैं। बस ये याद रखने वाली चीज है। क्वेश्चन अच्छा है, बीएसएनएल में आ चुका है और आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर में आ चुका है। क्वेश्चन अच्छा है। तो हीटिंग इफेक्ट को दोनों एमीटर और वोल्टमीटर के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन लीनियर एलिमेंट। इसमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं है, मतलब कि कौन सा लीनियर एलिमेंट है, ये कहना चाह रहा है वो। तो कौन सा लीनियर एलिमेंट है, तो डायोड तो हमारा नॉन लीनियर होता है, टनल डायोड भी नॉन लीनियर, गैस डायोड भी नॉन लीनियर और इलेक्ट्रिक आर्क भी नॉन लीनियर। केवल हीटर कॉइल जो है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस से मिलकर बनी होती है, कॉइल जो हीटर की होती है सारा सब कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो बहुत सारी हीट जनरेट करे, जब उससे करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो, इस वजह से हीट मतलब जनरेट होगी, वो हीटर की तरह काम करता है। तो केवल हमारा हीटर कॉइल ही लीनियर होगी क्योंकि वो रेजिस्टेंस है हमारा। उसके बाद आते हैं 133 में कि ये कह रहा है टू कंडक्टिंग वायर्स ए जिसका रेजिस्टेंस आर ए है और बी जिसका रेजिस्टेंस आर बी है, आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम लेंथ, सब कुछ सेम। इफ द डायमीटर ऑफ वायर बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, तो बी की जो डायमीटर है वो हमारी दुगनी है। हमें रेशियो ऑफ आर ए अपॉन आर बी पूछा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारा आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है फॉर्मूला, उसको यूज करेंगे। ए की जगह हम क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। जब इसको यूज करेंगे तो ये रो से रो कट गया, एल से एल कट गया, क्योंकि ये सेम चीज वैल्यू है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, आर ए अपॉन आर बी इज ए टू अपॉन ए वन, उल्टा। देखो आर ए अपॉन आर बी इज ए टू अपॉन ए वन, तो उल्टा आ रहा है, ठीक है।
वो यहाँ से भी दिख रहा है हमें कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारा एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया पाई r2 स्क्वायर और पाई r1 स्क्वायर। अब हमने इसमें पाई से पाई को भी काट दिया। r2 को हमने dy2 लिख दिया क्योंकि वो हमारा आधा था r2, और r1 जो d है वो दुगना है उसका। इस तरीके से लिख दिया, इनका स्क्वायर कर दिया। तो ये जो 2 है ये कहाँ चला गया, RA/RB में, ये ऊपर आ गया। इस वजह से ये 4:1 या फिर इसका रेशियो 4 बन गया। 4:1 बोल सकते हैं या सिर्फ 4 बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये बना। ओके, इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। वो कैसे करते, अगर मतलब हमें ये देखना है कि डायमीटर कहाँ पे यूज होगा, एरिया में यूज होगा। एरिया कहाँ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमसे पूछ रहा है रेशियो, तो उन्होंने कहा है कि डायमीटर ऑफ वायर बी इज ट्वाइस ऑफ द वायर ए। बी का डायमीटर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका मतलब ए का ज़्यादा हो जाएगा। और क्योंकि वहाँ स्क्वायर यूज होता है तो आर ए का रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा बी से। RA/RB सीधे से 4 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो फिर तो ये तो सॉल्यूशन है ही इसका। आगे बढ़ते हैं, 134 पे आते हैं। वो कह रहा है विच इज अ हायर रेजिस्टेंस, अ 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर और 200 वाट फिलामेंट बल्ब। एक हीटर है जिसका हमारा रेटिंग बहुत ज़्यादा है 2 किलोवाट, और दोनों को 230 वोल्ट सप्लाई जो लगती है उसी पे मार्क किया है, और हमारा फिलामेंट बल्ब 200 वाट का है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ये हमने P1 लिखा, P2 लिखा और V लिखा। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। ओके, सीधे से उन्होंने रेजिस्टेंस पूछा है तो वही रेजिस्टेंस ही हम निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V² अपॉन P। क्यों, क्योंकि P क्या होता है V²/R। ये R उधर गया, P इधर आ गया, ये क्या हो गया हमारा V²/P। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम तो हम निकालेंगे रेजिस्टेंस। तो पहला V²/P1, V तो दोनों में सेम है, तो पहला रेजिस्टेंस आया 26.45 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस आया हमारा 264.5 ओम। तो जो हमारा 200 वाट बल्ब वाला रेजिस्टेंस था वो ज़्यादा आया, तो इससे तो आंसर आ गया सीधे से ये। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, पॉइंट छोटा सा, कि जो हमारा लेस पावर रेटिंग वाली चीज़ है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है हमेशा। ये लेकिन वैलिड कब है, जब आप सेम वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं। जब आप सेम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो जो लेस पावर रेटिंग वाली चीज़ होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये शॉर्ट में है। उसके बाद 137 का, कि अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्मिस्टर्स का। ये रिपीट होता है काफ़ी ज़्यादा ईडीसी में, एनालॉग में, सेंसर्स के अंदर, कि टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स का कैसा होता है। तो थर्मिस्टर्स का हमारा इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस तरीके का यूज करना चाह रहे हैं, उस तरीके से उसमें चेंजेस करके यूज करते हैं। तो थर्मिस्टर्स का रेजिस्टेंस हमारा दोनों तरीके का हो सकता है। उसके बाद आती है बेस्ट डेफिनेशन ऑफ सुपर कंडक्टर की, सुपर कंडक्टर की बेस्ट डेफिनेशन। ये क्वेश्चन भी अच्छा ISRO का क्वेश्चन है 2016 का, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। तो थर्मिस्टर्स का क्या मतलब है, इट इज अ मटेरियल शोइंग परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड मीसनर इफेक्ट। ये मैंने कहा इंपॉर्टेंट है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये टर्म यूज हुआ मीसनर इफेक्ट। तो हमारा सुपर कंडक्टर के अंदर मीसनर इफेक्ट भी लगता है बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक टेम्परेचर सेट है, उसके नीचे वो मीसनर इफेक्ट को भी शो करता है, और उसकी परफेक्ट कंडक्टिविटी होती है वो देता है। तो इट इज अ कंडक्टर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस। ये चीज आइडियली तो बोल सकते हैं, पर भले ही कितना सुपर कंडक्टर अच्छा हो जाए पर जीरो रेजिस्टेंस तो नहीं हो सकता। उसके बाद और इन्होंने पूछा है कि बेस्ट डेफिनेशन, ये भी एक तरीके की डेफिनेशन है कि इट इज अ कंडक्टर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस। उसके बाद है इट इज अ परफेक्ट कंडक्टर विद हाईएस्ट डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। फिर है इट इज अ परफेक्ट कंडक्टर डेंसिटी थ्रू इट एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू। तो मेन जो सबसे अच्छी वो है ये मीसनर इफेक्ट वाली है, तो मीसनर इफेक्ट को हम याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं 135 पे। तो इसमें कह रहा है कि भाई अ रेजिस्टेंस थर्मामीटर है हैज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ 10 की पावर 3 पर डिग्री एंड इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 1 ओम एट व्हाट टेम्परेचर की। तो इन्होंने देखो अल्फा भी दे दिया है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दे दिया है, और इन्होंने 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस भी दे दिया, मतलब इन्होंने R0 और अल्फा दोनों दे दिया है। अब इन्होंने रेजिस्टेंस ना पूछ के उल्टा टेम्परेचर पूछा है कि 1.1 ओम का रेजिस्टेंस किस टेम्परेचर पे होगा। तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है केवल एक ही रिलेशन से, जो हमारा मेन रिलेशन होता है कि RT इजकल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ पे R0 दिया है 1, RT दिया 1.1 और अल्फा दिया 10 की पावर -3, केवल T बचा है। तुम T सॉल्व कर लेंगे तो T आ गया हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इस वाले सेक्शन में लास्ट एक सॉरी 440 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज की हमारी मोटर है
थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 450 वोल्ट्स सप्लाई एन ड्राइविंग अ ग्राइंडिंग मिल। एक मोटर है जो ग्राइंडिंग मिल को चला रही है, उसकी कुछ ये डिफाइंड रेटिंग दी थी कि वो 6 पोल की मोटर है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे थ्री फेज में चल रही है, ठीक है। सप्लाइंग रेटेड हॉर्स पावर, द आरपीएम ऑफ द मोटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द। तो हमसे सीधे आरपीएम पूछा। आप देखो ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएसएनएल में पूछा गया 2002 में, बेल में पूछा गया 2015 में, और डबल एआई में पूछा गया 2015 में। इसका एक मतलब फॉर्मूला होता है, और ये क्वेश्चन मतलब ये गेट इसी तरीके का क्वेश्चन गेट 2022 में आईएन में पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन था, बस उसमें क्या है कि स्लिप वो भी दे दिया था 0.04 उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला होता है एनएस, इसको यहाँ पे आरपीएम को डिनोट करते हैं एन से, स्पीड आरपीएम को, तो एनएस लिखा है उसको, ठीक है। इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, जो सबसे बेसिक फार्मूला होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस फार्मूले में फ्रीक्वेंसी लगानी है एफ की जगह और नंबर ऑफ पोल्स लगानी है पी की जगह। तो देखो 120 इंटू 50 हर्ट्स और अपॉन 6 पोल, तो ये आंसर दे देगा 1000 आरपीएम। इस तरीके से इसका आंसर 1000। तो ये क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो बहुत अलग है, इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है बट बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर भी इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे 120 एफ बाई एन, सॉरी पी पी, और यहाँ जो स्पीड या आरपीएम होता है उसको हम एनएस से डिनोट करते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे बस आप एफ लगाओ पी लगाओ, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फिर आता है 139 कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बीओटी इज। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट हमारी क्या होती है, तो वो किलोवाट आवर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नापते हैं, ओके। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज ऑल्सो नोन एज द। ये गुड क्वेश्चन है काफी, यूपीपीसीएल एई में पूछा है और बेल में पूछा है। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को आप और किस नाम से जान सकते हैं। देखो वोल्टेज और एनर्जी में बहुत डिफरेंस है, यूनिट गलत हो गया, वॉट भी नहीं। इलेक्ट्रिकल प्रेशर विद्युतीय दबाव से भी आप उसको जान सकते हैं। तो समवट अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल प्रेशर। उसके बाद आता है कि वॉट आवर इज द यूनिट ऑफ, वॉट आवर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। पावर की यूनिट तो सिंपल वॉट हो गई, चार्ज और कैपेसिटी तो होगी नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम, क्योंकि हम डब्ल्यू से भी लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो हमारा वॉट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। उसके बाद आते हैं 146 पे, जब टू रेजिस्टेंस ऑफ 660 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये बहुत इजी है। यहाँ पे जो मेन चीज है कि अगर आप आर और आर को जोड़ते हैं पैरेलल में, जो ट्रिक है लगभग सभी बच्चों को पता भी होती है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है R/2। जैसे 8 और 8 ओम को जोड़ा पैरेलल में तो वो 4 ओम दे देगा, 2 और 2 ओम को जोड़ा पैरेलल में तो वो 1 दे देगा आधा, या 660 को जोड़ा है तो अगर दो ऐसे जोड़े हैं पैरेलल में तो उसका आधा दे देगा 330 ओम। वरना सॉल्व करके भी देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं, और हम कहाँ थे, 142 पे 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू द। तो 1 कूलम पर सेकेंड ये हमसे पूछ रहा है। देखो इसको करने का बहुत आसान तरीका है, वो कह रहा है 1 कूलम, कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की, पर सेकेंड मतलब ये। अब ये किसके इक्वल है, तो देखो यहाँ से फॉर्मूला वैसे भी हमें आता है Q इक्वल टू आई टी, अगर इसी का टी नीचे ले जाओ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई के। और आई की यूनिट क्या है, एम्पेयर। तो इस तरीके से यूनिट्स का इस्तेमाल करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एम्पेयर। उसके बाद आता है ओम इज यूनिट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओम किसकी यूनिट है इसको छोड़ के। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इजी बट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है कि हमको पता है कि ओम रेजिस्टेंस की तो यूनिट होती ही है, पर अगर हम इंडक्टेंस से रिलेटेड कोई टर्म है जो हम लिखना चाहें और कैपेसिटेंस से रिलेटेड कोई टर्म है जो लिखना चाहें जिसकी यूनिट ओम हो, तो उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। एक्सी एक्सएल, एक्सएल एक्सी और रेजिस्टेंस, इन तीनों की यूनिट ओम होती है, लेकिन कैपेसिटेंस की यूनिट तो हमें पता है फेरेड होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस, ओके। इसके बाद आते हैं 147 पे, हाँ 147, 12 1 ओम रेजिस्टेंस आर यूज्ड एज टू फॉर्म अ क्यूब। एक क्यूब बनाया गया 12 1 ओम रेजिस्टेंस को लेके। उसके बाद द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब इज। तो रेजिस्टेंस पूछा गया तो डायगोनली अपोजिट, ठीक है। तो क्यूब बनाया गया 12 रेजिस्टेंस को लेके, ऐसा क्यूब है और इसमें हर उसके पार्ट में एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिया गया है, ठीक है। 12 एज है पूरी। तो इन्होंने पूछा कि डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स की अगर बात करें तो ये एक पीछे वाला और एक ये नीचे और आगे वाला,
अगर इनके बीच में हम रेजिस्टेंस पूछना चाह रहे हैं, मतलब इसको ए ले लो, इस पॉइंट को बी ले लो, अब इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है हमें, तो ये तो याद करने वाली बात होगी। 5/6 ओम सीधे से आंसर इसका हो जाएगा। बाकी अब सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसको मैं डिटेल में, मतलब इसका तीनों, इसमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, वो तीनों का मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये अपोजिट डायगोनल की हो गई, एक सेम फेस पे, मतलब ये जो फ्रंट फेस है इसी में डायगोनल हो गया, और एक सेम एज की हो गई। अगर इसके और इस पॉइंट के पीछे मैं पूछना चाह रहा हूँ, मान लो इसको ए ले रहा हूँ और इसको बी ले रहा हूँ, इनके बीच में तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है, और तीनों से क्वेश्चन आ सकता है, आ जाता है। ये डीएमआरसी में पूछा 2014 में आ जाता है, और इसमें ये अपोजिट कॉर्नर पूछ लिया है। और सीधे से अगर आता है तो ठीक, वरना सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व हो गया, बहुत टाइम लगेगा। ये इसका कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या कहता है कि इफ ए बी आर, ठीक है, अगर बॉडी डायगोनल है तो हमारा जो बॉडी डायगोनल की ही बात बोली, मतलब मेन जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक है, तो आर इक्विवेलेंट होता है 5r/6। अब इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। फिर हो गया अगर प्रीवियसली ए बी आर एट फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल है जो, मतलब मैंने क्या, फ्रंट फेस है क्यूब का, ये क्यूब है, फ्रंट फेस जो है एक इसी के इधर लगा है, एक इसी के इधर लगा है, इनके बीच में 3r/4। उसके बाद अगर किसी साइड के दो है, जैसे कि ये साइड है और ये साइड है, अगर इनके बीच में पूछ रहा है तो 7r/12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें देखो याद करने की ट्रिक क्या कहती है इसे। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, ये फेस डायगोनल वाली। एक ये जो ये है, ये किसके संग, ये पीछे जो बिल्कुल एटम है उसके संग बता रहा है। तो इसमें सबसे पास क्या है, सबसे पास हमारा ये साइड वाला है, सबसे पास, ठीक है, नियर। अगर मैं इसको क्यूब के हिसाब से बताऊं और इसको याद करने की ट्रिक बताऊं, तो ये सबसे आपके पास है, मतलब सबके सबसे पास जो दो हमारे रेजिस्टेंसेस है उनके बीच में, मतलब दो पॉइंट है जो, मतलब यहाँ पे ए और बी की डिस्टेंस सबसे पास होगी इस वाले साइड में। अगर आप क्यूब में ही, जैसे ये मैंने क्यूब बनाया, आप क्यूब में ही सबसे पास जो है उसमें से रेजिस्टेंस निकलवाना चाह रहे हैं, सबसे पास क्या होगा, ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट बी है, अगर ये सबसे पास है। फिर अगर मैंने इस पॉइंट को बी माना, इसको मान लो बी डैश, इस पॉइंट को नहीं, ओके, ये ए है और ये मैंने माना बी डैश, तो अब थोड़ा इतनी डिस्टेंस हो गई, पहले नीचे की डिस्टेंस थी तो ये और ज़्यादा है, तो इन बिटवीन वाला केस हो गया। और अगर आप इसी केस में कहें कि ए यहाँ पे है और बी अपोजिट जो पीछे वाला कॉर्नर है उस पर बी है, ये बी डबल डैश, ये तीन बी 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 डैश और बी डबल डैश, यहाँ पे अगर नापेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, तो सबसे फार अवे। तो देखो याद करने की ट्रिक क्या कहती है सीधे से, पहले तो तीनों की जो वैल्यूज हमने निकाली हैं, इन वैल्यूज को आप सेम डिनोमिनेटर बना लो। सेम डिनोमिनेटर बनाने का मतलब कि ये, ओके, तो सेम डिनोमिनेटर आपने बना लिया, ये 12 12 12, ठीक है। जैसे ये 6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 3 से, और 12 तो 12 है ही। उसके बाद आप क्या करो, आप इनको भी चेंज, क्योंकि ये भी चेंज हो जाएगा, तो देखो ये 10 आ गया, ये 9 आ गया, ये 7 आ गया। तो देखो जो सबसे नियर वाला है वो सबसे छोटी वैल्यू है 7/12, है ना। जो बिटवीन वाला है वो उससे बड़ी वैल्यू है 9/12, और जो फार अवे वाले पॉइंट है वो 10/12। ये तरीका है याद करने का। सबसे फार वाली पॉइंट में जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो सबसे बड़ी है, सबसे नियर वाली जो ए बी की मतलब वैल्यू है उसमें सबसे छोटी है। तो इस तरीके से याद कर लो, 10/12, 9/12, 7/12। जब आप वहाँ पे यूज़ करोगे तो फिर इस 10/12 और 9/12 को फर्दर सॉल्व करके आंसर से मैच कर सकते हो। देखो तो यही चीज़ यहाँ पे है। इन्होंने क्या पूछा है कि अपोजिटली जो हमारे पॉइंट है उनको कहाँ बोला है कि द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगनली अपोजिट कॉर्नर। सो डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स मतलब सबसे ज़्यादा वाली दूरी। तो नीचे आप क्या लिखो 12, ऊपर सबसे ज़्यादा 10, और एक में 9 एक में 7 है। अगर वो पूछता है कि एक ही साइड में बता दो, जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब का फेस है, और वो कह रहा है कि तुम इसी साइड में बता दो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच में बताओ ये सबसे कम दूरी। नीचे आप लिखो 12, ऊपर लिखो सबसे कम वाला 7, तो उससे मिला लो। तो इस तरीके से जब 10/12 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या दे देगा, 5/6। तो इस तरीके से सीधे से आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हो। अभी इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों का मैंने ट्रिक बता दी इससे, ओके। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हो गया था। फिर आते हैं टेम्परेचर 148 पे, कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर इज। तो फिर वही चीज़ की हाई एंड नेगेटिव। तो नॉर्मली देखो ऊपर हमने देखा कि दोनों हो सकता है, पर वो हो सकता है, वो हम उस हिसाब से उसको डिजाइन करेंगे, बट नॉर्मली थर्मिस्टर जो होता है वो हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को रखता है।
और हाई बहुत ज़्यादा होता है। तो हाई और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं थर्मिस्टर का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ISRO में ये 2016 में ही पूछा था। उसके बाद 145 का आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट ऑफ वॉट्स। तो वॉट के क्या इक्विवेलेंट नहीं है, तो वॉट मतलब पावर, तो पावर के इक्विवेलेंट क्या हो गया, आई स्क्वायर आर, मतलब एम्पियर्स स्क्वायर और ओम, एक तो ये इक्विवेलेंट होता है पावर की, है ना, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर की यूनिट एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम। उसके बाद क्या होता है हमारा पी इक्वल टू वी आई, तो ये वोल्ट इंटू एम्पेयर, देखो ये वाला वोल्ट इंटू एम्पेयर ये भी सही है। लास्ट वाला जूल पर सेकेंड भी होता है हमारा, एनर्जी अपॉन टाइम। एम्पियर पर वोल्ट, अब एम्पियर देखो, एम्पियर इनटू वोल्ट भी सही और एम्पियर पर वोल्ट भी सही है, तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, इधर और बन गया, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। एम्पियर पर वोल्ट मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये वाला पॉइंट कि P इक्वल टू हमारा I बाई वी के इक्वल होता है, तो ऐसा तो होता नहीं, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। वो पूछ रहा था क्या इक्विवेलेंट नहीं है हमारा वॉट के, और वॉट किसकी यूनिट है, पावर की, तो वो पावर के हिसाब से पूछ रहा था ये। ओके, तो यहाँ ये थर्मिस्टर का डायग्राम दे दिया रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर के साथ में, तो ये नेगेटिव है, ठीक है, इसीलिए डाउन हो रहा है और काफ़ी हाई वैल्यू है, इसलिए स्लोप इसका काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा 100 कितने हो गए, 48 खत्म हुए। उसके बाद आते हैं लॉज ऑफ डीसी सर्किट्स। पहले 151 देख लेते हैं। 151 क्या कह रहा है कि आइडियल पावर सप्लाई इज कैरेक्टराइज बाई, एक आइडियल पावर सप्लाई के पास में क्या होना चाहिए, तो जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर सप्लाई से क्या मतलब है, यहाँ पे मेन चीज समझने वाली, पावर सप्लाई का मतलब है वोल्टेज सोर्स। पावर कौन सप्लाई करता है, एक वोल्टेज सोर्स ही तो, एक सेल ही तो सप्लाई करता है, तो वो सप्लाई करता है वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स के हिसाब से अगर बोले आइडियल, तो उसका तो जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और करंट सोर्स जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा इन्फिनाइट होता है, बट यहाँ पे हम जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस को यूज करेंगे। उसके बाद आता है 149, कहा जा रहा है कि अ सर्किट कंटेन्स थ्री एलिमेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज, एक 10 वोल्ट की बैटरी है, एक 100 ओम का लोड रेजिस्टेंस और एक और लोड रेजिस्टेंस है आर एल। तो 10 वोल्ट की बैटरी, 100 ओम का रेजिस्टेंस और एक और लोड रेजिस्टेंस आर एल। तो मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिलीवर टू द लोड विल बी, मैक्सिमम पावर जो लोड में डिलीवर होगी वो कितनी हो सकती है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम टेक्निकली नॉर्मल उससे भी निकाल सकते हैं कि, पर उसके लिए हमें आर एल की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम इसमें आई निकालेंगे और आई, और इस आई और आर एल का यूज करके पावर निकाल लेंगे, आई स्क्वायर आर एल। पर हमें आर एल पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एम पी टी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एम पी टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एम पी टी के ऊपर क्वेश्चन मतलब भर भर के एमसीक्यू पूछ लेता है। एम पी टी का क्या होता है कि अगर आपको मैक्सिमम पावर लोड से पास करानी है, तो लोड की वैल्यू और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, एम पी टी ये कहता है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को मैं बता रहा हूँ, बाकी आप पढ़ भी लेंगे जाके और आता ही होगा। तो उसका मतलब है कि आर एल की वैल्यू जब 100 ओम होगी तभी यहाँ से मैक्सिमम पावर डिलीवर हो सकती है। सो अब हमें आर एल पता चल गया, इस लॉ से पता चल गया, तो टोटल हमारा रेजिस्टेंस आ गया 200 ओम और 10 वोल्ट था, तो उसके हिसाब से 10/200 मतलब 1/20 हमारी करंट फ्लो हो रही है। अब इस 1/20 को यूज करके, जो मैंने शुरू में बोला था कि पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर को ही यूज करके, तो 1/20 का स्क्वायर इंटू 100 आप निकाल लेंगे, तो 0.25 वॉट हमारा ये आंसर है। ठीक है, बी आंसर है, यहाँ दिख रहा है, तो बी हमारा आंसर आ जाएगा मैक्सिमम पावर सप्लाइड का। उसके बाद आते हैं ये हमने देख लिया 152 पे, किसी भी सर्किट में एक बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजीय मान मतलब सम शून्य होता है, ये कौन कहता है, कर्चॉफ का जंक्शन नियम, ठीक है, या फिर केसीएल, करंट कर्चॉफ करंट लॉ। ये वही चीज कहना चाह रहा है जो केसीएल है, कि एक पॉइंट पे अगर आप बहुत सारे नोड, मतलब इस नोड पे बहुत सारे ब्रांचेस मिल रहे हैं, किसी में करंट आ रही है किसी से जा रही है, इन सबका सम जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा, तो कर्चॉफ करंट्स लॉ। उसके बाद आते हैं 150 पे। ओके, सो 150 कह रहा है, देखते साथ में, कि थ्री इक्वल रजिस्टर्स ऑफ 50 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 50 ओम के तीन रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ा है अक्रॉस 110 वोल्ट डीसी सप्लाई। व्हाट इज द करंट थ्रू ईच ब्रांच इफ वन ऑफ द रजिस्टर गेट सॉर्टेड, अगर एक रजिस्टर को हमने सॉर्ट कर दिया, अब क्योंकि वो पैरेलल में जुड़े थे तो हमें प्रॉब्लम नहीं है कि अगर एक रजिस्टर भी शॉर्ट हो गया तो वो ओपन हो गया सर्किट, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी सप्लाई है 110 वोल्ट की, और ये हमारे रजिस्टर है। अब इन रजिस्टर में अगर हम बात करें, तो ये रजिस्टर हमारे 50 ओम ईच थे, अब तीसरा वाला खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब दो बचे, तो 50-50 पैरेलल में बना देंगे 25 ओम। तो यहाँ से हम
सॉल्व कर लेंगे करंट, तो करंट हमारा आ गया 110/25। तो यहाँ से जो वैल्यू होगी वो करंट की वैल्यू इनमें जाएगी। पर फिर से पढ़ते हैं। व्हाट इज द करंट थ्रू ईच ब्रांच इफ वन ऑफ द रेजिस्टेंस गेट्स शॉर्टेड। ओके ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी कर दी। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया, तो ओपन ना करके क्लोज कर दिया, ठीक है, लूप को इसको क्लोज कर दिया। अब हमें पता है कि करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ से ट्रेवल करती है, तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस काम की नहीं बचे, तो करंट यहाँ से जाएगी, इस वजह से ये वैल्यू जीरो हो रही है। तो ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब इस रेजिस्टेंस को हमने खराब नहीं किया, हटाया नहीं है, शॉर्ट कर दिया है। जब इसको शॉर्ट कर दिया तो मैं इसको दोबारा बनाऊं, ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, तो पूरी करंट हमारा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ से जाएगी। अब इसके संग में क्या लगा है, मान लो ये लगा है, ये दो रेजिस्टेंस लगे हैं, इनकी कोई मतलब इनका यूज अब नहीं रहेगा। क्वेश्चन भी अच्छा था कि एक रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया है, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगर इसको ओपन करते तो हमारी करंट की वैल्यू हर ब्रांच में, मतलब बची हुई दोनों ब्रांच से ये जाती है, अगर उसको ओपन कर देते रजिस्टर को। अब आते हैं 153 पे, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, ठीक है, जूल का हीटिंग लॉ, वही लॉ जो हम बार बार बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय ए करंट आई while flowing through a conductor of resistance R for a length L and time t is proportional to। तो यहाँ पे हीट का फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसको मैंने बार बार बोला है, उसको लिख देना सीधे से। उसके बाद 154 में पूछ रहा है कि भाई नोडल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है, तो केसीएल के ऊपर बेस्ड है। सिंपल सा तो सबको पता ही होता है। और केवीएल सॉरी मैश एनालिसिस हमारा केवीएल के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद 154 हो गया। 155 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट। एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो सप्लाई करता है पावर को, ना कि एब्जॉर्ब करता है ना, तो डिलीवर करता है। तो करंट सोर्स हमारा पावर देगा, और रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस हमारी पावर लेंगे, तो वो तीनों पैसिव हैं, और करंट सोर्स हमारा एक्टिव एलिमेंट है। ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई और बीएसएनएल में 2 बार आ चुका है। उसके बाद आते हैं 158 पे, कि ये हमें बताना है कि ये फॉर्मूला किसका है, सबको पता ही होगा, ये पैरेलल का फॉर्मूला बताओ। ये क्वेश्चन पूछा है आरआरबी जेईई में और बीएसएनएल में 14 और 16 में ये क्वेश्चन। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, तो पहले देखते हैं, हाँ 156 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट के सारे पार्ट में क्या चीज सेम रहती है, करंट सेम रहती है, ये भी सबको पता है। देखो डबल ए आई और आरआरबी में पूछा है, एसएससी में, सीनियर सक्सेस इंजीनियर में। उसके बाद आते हैं कि करंट I4, तो I4 हमारी कहाँ है, ये I4 पूछी गई है। ओके, ये I4 पूछी गई है, का क्या मान होगा। ये तो इन्होंने सॉल्व करने के बाद वैल्यू लिख दी है, पर ये वैल्यू हमें पता नहीं है अभी। तो क्या है इसमें, देखो ये करंट जा रही है इसके अंदर, और ये भी करंट जा रही है, और दो करंट निकल रही है, तो इन दोनों का सम मतलब 2.5 और 4, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये कितना हो गया 6.5, ये है 2, तो यहाँ बचेगा क्या 6.5 इक्वल टू 2 प्लस एक्स, तो एक्स आ गया हमारा 4.5, तो ये तो सीधे से निकल आया 4.5। उसके बाद देखते हैं 157 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन द फिगर। हमें वी नॉट की वैल्यू बतानी है। वी नॉट इस रजिस्टर के अक्रॉस हमारा वोल्टेज है। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेंगे। अगर किसी करंट सोर्स के संग में हमारा रजिस्टर पैरेलल में है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो तो वोल्टेज की वैल्यू दे देगा, और वो रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में आ जाएगा। देखो यही चीज करी, ये रेजिस्टेंस 1 ओम सीरीज में आ गया, ये 1 वोल्ट बन गया। ओके, तो ये 1 वोल्ट बन गया, और अब ये तीनों हमारे 1 वोल्ट आ गए किस तरीके से, सीरीज में आ गए। अब देखो ये 1 वोल्ट की पोलरिटी ये है, इसकी भी सेम है, पर इसकी अपोजिट है, तो टोटल यहाँ पे वोल्टेज कितना बचा, 1 वोल्ट ही टोटल वोल्ट बचा। मतलब यहाँ पे ये जो दो है, एक ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये पोलरिटी उल्टी है। और रेजिस्टेंस कितना बचा, रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम बचा, तो रेजिस्टेंस 2 ओम बचा, ये 1 ओम बचा, इससे हम क्या निकाल लेंगे, और रेजिस्टेंस टोटल निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें। क्यों, देखो ये टोटल जो वोल्टेज है, अब वो दो सीरीज में जो रेजिस्टेंस है उनमें बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 1 ओम और 1 ओम में बराबर बढ़ जाएगा, तो एक में कितना जाएगा 1/2 वोल्ट। तो यहाँ पे करंट को इंट्रोड्यूस करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, तो इस वजह से सीधे से 1/2 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि पोलरिटी अगर उल्टी है तो हम वोल्टेज सोर्स को हटा सकते हैं, और तीनों को एक साथ हम सीरीज में लगा सकते हैं, मतलब इसमें इस रजिस्टर ऑफ वोल्टेज सोर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन हो गया, आंसर में यही चीज इन्हें करी है, ठीक है। ये क्या है, 1 वोल्ट 1 ओम सीरीज में, फिर ये वाला 1 ओम, इसके थ्रू वोल्टेज वी नॉट, और ये 1 वोल्ट। अब ये 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट की पोलरिटी एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को काट देंगे, केवल एक ये वाला वोल्टेज सोर्स बचेगा, ये वाला।
अब ये वोल्टेज दोनों सीरीज एलिमेंट में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम, तो 1 वोल्ट के दो हिस्से, 1/2 1/2। फिर आता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेगुलेशन इज द फिगर ऑफ मेरिट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बीएसएनएल में पूछा, एलएमआरसी में पूछा 2016 में, लखनऊ मेट्रो में। तो वोल्टेज रेगुलेशन किसके लिए फिगर ऑफ मेरिट है? तो पावर सप्लाईज के लिए वोल्टेज रेगुलेशन हमारा फिगर ऑफ मेरिट होता है। तो ये गुड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 161। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड वी इज अ पोटेंशियल, देखिए इफ आई, यहाँ पे मान लो आई लिखा है, एंड V जो है वो यहाँ लिखा है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, देन ओम्स लॉ इज एक्सप्रेस एज। तो सिंपल ओम्स लॉ हमसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या दिया है कि V इक्वल टू आई, R जो होता है, तो V और I तो हर केस में दिया है, पर R की जगह यहाँ पे थोड़ा सा कंडक्टेंस और अलग अलग चीजें दे दिया है, ठीक है। ये कैपिटल L इज मतलब ये लेंथ को ही लिखा हुआ है, तो R इक्वल टू रो L बाई ए, तो उस रो को हम लिख देंगे 1/सिग्मा, ठीक है। रो क्या होता है? कंडक्टेंस का उल्टा, कनेक्टिविटी का उल्टा, और आर कंडक्टेंस का उल्टा, तो 1/सिग्मा लिख देंगे। तो 1/सिग्मा L बाई ए, यहाँ पे वही चीज है कि जो आर होता है उसको ये सिग्मा L बाई ए से हमने रिप्लेस करके लिख दिया है। ओके, इसको मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। इसमें थोड़ा सा खराबी है कि ये हमारा V इक्वल टू आर की जगह हमारा 1/सिग्मा L बाई ए और इंटू आई, ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो करेक्ट होगा। इसको कोई लिखना मतलब बड़ी चीज़ नहीं है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं 165 पे, पहले या उसके पहले देख लेते हैं 164। 164 में कह रहा है इन 0.025 वॉट देर आर, कितने मतलब कुछ पूछ रहा है, ठीक है। किलो वॉट कितने होंगे, मतलब इन यूनिट के फॉर्म में बताना है हमें। 0.025 वॉट, इसको करने के लिए क्या कर देंगे 25 × 10⁻³ जो कि सीधे से बना देगा 25 मिली वॉट। तो इसमें कुछ भी नहीं था। उसके बाद आता है एक 4 वोल्ट का हमारा ये सोर्स, उसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, करंट हमें बतानी है, तो सीधे से 1 एम्पियर, इसमें भी कुछ नहीं था। उसके बाद आता है 162 कि मैश एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द, देखिए ये क्वेश्चन ऊपर आया था जो वहाँ पे था ये नोडल एनालिसिस, तो वो हमारा केसीएल पे था, ये केवीएल पे लॉ बेस्ड है, ये हमको पता है। उसके बाद आते हैं 163 पे कि 33 हाफ वॉट रजिस्टर है एंड 333 हाफ वॉट रजिस्टर है। दो रजिस्टर, एक 33 ओम हाफ वॉट और एक 333 ओम हाफ वॉट आर कनेक्टेड अक्रॉस अ 12 वोल्ट सोर्स। तो कौन सा ओवर हीट होगा हमको ये बताना, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारा R1 हाफ वॉट है, ये R2 हाफ वॉट है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, कम रेटिंग वाला हमारा ज़्यादा ओवर हीट होता है, जो हमने पीछे भी देखा था कि पावर किस में ज़्यादा होगी, कम रेटिंग वाले में होगी, मैंने बताया था, बशर्ते कि उनका वोल्टेज जो है वो सेम है। तो वोल्टेज यहाँ पे 12 वोल्ट सेम है, 12 वोल्ट पे फिक्स है, तो इस वजह से ओवर हीट हमारा होगा जो कम रेटिंग वाला होगा। तो 33 ओम हाफ वॉट वाला हमारा ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगा, सीधे से ये लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। ओके, तो एक 33 का है, एक 330 का, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, दोनों में वोल्टेज सेम है, तो जो कम रेटिंग वाली चीज़ है ये ज़्यादा ओवर हीट होगी और ज़्यादा रेटिंग वाली कम ओवर हीट होगी, सीधा सा ये लॉजिक है। उसके बाद आते हैं 166 पे कि 2 बल्ब्स आर रेटेड 100 वॉट ईच, दो बल्ब हैं 100 वॉट ईच के, इफ दीज बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द मेन सप्लाई 220 वोल्ट, द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय बोथ द बल्ब्स इज, टोटल पावर कंज्यूम्ड हमें बतानी है। तो उनकी जो रेटिंग है उतनी ही वो कंज्यूम करेंगे पावर टोटल, तो W1 प्लस W2 इज 200 वॉट, तो सीधे से इसका आंसर 200 वॉट आ गया, इसमें और कुछ भी नहीं था, दोनों को जोड़ देना बस, क्योंकि सीरीज में है तो और ज़्यादा बस ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं 167 पे, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात, ठीक है। मतलब ये पूछ रहा है कि V और I का वोल्टेज जो है, मतलब ये तो हिंदी में लिखा है बट इंग्लिश में भी सेम चीज़ पूछी जा सकती है, हमें तो रेडी रहना है। तो V/I जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो स्थिर रहता है या कांस्टेंट रहता है, ये हमें बताना है पड़ेगा। उसके बाद आता है द करंट इन द कैपेसिटिव सर्किट्स डैश द वोल्टेज, देखो ये हमारा ट्रांजिएंट और जो स्टेडी स्टेट एनालिसिस है, एसी एनालिसिस है, जो पूरा नेटवर्क के अंदर होता है वहाँ से आता है, वहाँ पे इस तरीके से फेजर डायग्राम बनाए जाते हैं। ये हमारा आई है, ये वी है, तो कैपेसिटिव सर्किट के लिए आई हमारा लीड करता है और बिल्कुल अपोजिट हमारा यहाँ पे वी हो जाता है और नीचे हमारा आई हो जाता है। ये किसके लिए, इंडक्टिव सर्किट्स के लिए हमारा वोल्टेज लीड करता है। तो हम इसे याद रखेंगे, कैपेसिटिव में हमारा आई आगे होगा, लीड करेगा, और इंडक्टिव में हमारा वोल्टेज मेजर पार्ट प्ले करता है तो वो लीड करेगा। तो ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, मतलब इसमें 4 चीज बन सकती हैं। 2 क्वेश्चन कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पूछ सकता है और इसका
अगर ऑर्डर चेंज कर दे, वो कहेगी द वोल्टेज इन द कैपेसिटिव सर्किट्स, तो फिर वोल्टेज लैग करेगा करंट से, तो वहाँ लैग आंसर होगा, यहाँ लीड है क्योंकि करंट हमारा लीड कर रही है। ओके, तो कैपेसिटिव के अंदर दो क्वेश्चन पूछ सकता है, आई और वी और आई उनका रिलेशन इंटरचेंज करके, और इंडक्टिव के अंदर भी दो तरीके से पूछ सकता है। ओके, उसके बाद आते हैं 170 पे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 0.04 फेरेड कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है इज 4 वोल्ट, चार्ज स्टोरेज, तो सीधे से फॉर्मूला यूज करना है, Q इक्वल टू CV, तो 0.16 कूलम हमारा चार्ज स्टोर हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला Q इक्वल टू CV सीधे से हमें याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद आता है भाई कि द एनर्जी स्टोर्ड इन 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर व्हेन चार्ज टू 500 वोल्ट्स, तो एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, 1/2 हाफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है, 1/2 हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर सीधे से, हाफ C की वैल्यू हमें बताइए और V हमें बताओ उसका स्क्वायर 500 वोल्ट का, तो यहाँ से सीधे हमारा 1.25 जूल एनर्जी आ गई, ये AE में पूछा था 2016 में इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद आता है 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू, तो ये फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कूलम पर सेकेंड मतलब क्या है, Q/T, तो ये किसके I के इक्वल हो गया, तो ये एम्पियर के इक्वल हो गया, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं 169 को, कि वो कह रहा है कि अ नेटवर्क कंटेन्स लीनियर रेजिस्टेंस एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स इफ द वैल्यू ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस आर डबल्ड, मतलब एक नेटवर्क में काफी सारे लीनियर रेजिस्टेंस मौजूद है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये कहना चाह रहा है, और जो कि काफी रेजिस्टर से मिलकर बना है, सारे के सारे रेजिस्टर्स का अगर रेजिस्टेंस डबल कर दें तो वोल्टेज हमारा रेजिस्टर्स के अक्रॉस कितना हो जाएगा, तो देखो अगर ये मान लो ये रेजिस्टेंस है बहुत सारे सीरीज में, है ना, और यहाँ पे वोल्टेज जुड़ा हुआ है इसके साथ में, तो हम क्या करें कि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम डबल कर देते हैं, ठीक है, 2R 2R 2R, तो अगर रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे वोल्टेज तो फिर भी जो उनमें पहले था वही रहेगा, क्योंकि जो हम डबल कर रहे हैं वो सारे रेजिस्टेंस में एक साथ कर रहे हैं, है ना, किसी एक में तो कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो करंट में चेंज आ जाएगा यहाँ पे, पर यहाँ पे हमारा वोल्टेज में चेंज नहीं आएगा, अब जो इसमें करंट फ्लो होगी वो हमारी कम फ्लो हो जाएगी। और इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि मान लो ये 10 वोल्ट है, ओके, मैंने कहा कि ये 10 वोल्ट है, इस 10 वोल्ट को जब 3 में डिवाइड करोगे तो 3.33 वोल्ट, 3.33 वोल्ट, 3.33 वोल्ट, ये जब तक इक्वली डिवाइड होगा तीनों रेजिस्टेंस में, जब तक इनकी वैल्यू इक्वल हो, बट ये इस पर डिपेंड नहीं करती कि उनकी वैल्यू है कितनी, वो केवल ये देख रही है कि सारे रेजिस्टेंस इक्वल है या नहीं, तो वो ये चीज़ देख रही है, अगर उनकी वैल्यू 222R की जगह 444R भी आप कर दो, तो भी ये जो 3.33 3.33 3.33 इसका बट रहा है वो फिर भी वही चीज़ रहेगी, तो ये यहाँ पे समझना जरूरी है कि वोल्टेज वैल्यू हमारी सेम ही रहेगी अगर आप रेजिस्टेंस को इक्वली ही बढ़ा रहे हो, मतलब सारे रेजिस्टेंस को सेम वैल्यू में बढ़ा रहे हो, सेम रेशियो में, और उनकी वैल्यू ऑलरेडी सेम है तब। उसके बाद आते हैं 173 पे, द चार्ज ऑन अ 20 पिकोफेरेड कैपेसिटर व्हेन 20 किलो वोल्ट वोल्टेज, तो यहाँ पे भी Q इक्वल टू CV, यहाँ पे ये हो गया, ये पिकोफेरेड ये किलो, तो ये यूज करके 0.4 हमारा माइक्रो कूलम आ जाएगा आंसर, तो ये पूरा हमने यहाँ तक किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ अ वेरिएबल एयर कैपेसिटर, ये गुड क्वेश्चन है, ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ये वेरिएबल एयर कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो प्लेट्स हैं उनके बीच में हम एयर को मतलब चेंज कर सकते हैं, है ना, उसका जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन इक्वल टू, तो इस आर को जो है वैल्यू ये एयर के लिए अलग है, और इसको बार बार हम चेंज कर सकते हैं जिससे एप्सिलॉन बदल जाएगा, और एप्सिलॉन बदल जाएगा तो हमारा सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन बाई डी फॉर्मूला होता है, तो ये वेरिएबल है, मतलब इसको अगर लिखें तो सी ए इक्वल टू ए एप्सिलॉन बाई डी, और इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ कि मिस एप्सिलॉन को ये वेरिएबल है, तो इस वजह से कैपेसिटर की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। अब ये पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ये मैक्सिमम कैपेसिटेंस हमारा कब होगा, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसी एई में पूछा गया है और डबल एआई में पूछा गया है, तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, उसका आंसर है सीधे से बोथ सेट्स ऑफ प्लेट्स आर एग्जैक्टली मैच्ड, जब दोनों ये जो सेट्स ऑफ प्लेट है इनको एग्जैक्टली मैश करके मिलाया जाए तब हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगी कैपेसिटर की, जब हम वेरिएबल एयर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तब। उसके बाद आते हैं 177 पे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर की यूनिट पूछ रहा है वो, जब हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं, मतलब एक हमने ये बैटरी लगाई है इसका कुछ ईएमएफ होगा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है उसकी यूनिट कितनी होगी, तो ऊपर हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिकल प्रेशर के इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर मतलब इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की यूनिट हमारा वोल्ट्स, तो सीधे से इसका आंसर वोल्ट हो जाएगा।
और अच्छा, इसी वाले क्वेश्चन को ये जो था कि बोथ सेट्स ऑफ प्लेट्स आर इक्वली एग्जैक्टली मैच्ड का मतलब भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। इन्होंने क्या कहा था कि कैपेसिटेंस वेरिएबल एयर कैपेसिटर का मैक्सिमम कब होगा। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है तो मैंने ऊपर भी लिखा है सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन बाई डी, एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ पे सी और डी के बीच में इन्वर्सली रिलेशन है, मतलब अगर हम डिस्टेंस को बिल्कुल घटा दें तो हमें मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिल जाएगा। इक्वली मैच का मतलब है कि दोनों प्लेट को आप जोड़ दो, ये मतलब है इक्वली मैच को, दोनों प्लेट्स को जोड़ दो, डिस्टेंस बिल्कुल घटा दो, मतलब ऐसा नहीं कि जीरो नहीं कर सकते, बट 0.0000001 कर दोगे तो आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलेगा। तो इक्वली मैच करने का ये मतलब है। उसके बाद आते हैं 178 पे। व्हाट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। अगर आप इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेंगे तो वो कौन कर सकता है, वो केवल और केवल कैपेसिटेंस कर सकता है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला तो ये हमने मतलब देख ही लिया है। उसके बाद बात करते हैं 179 की। अ कैपेसिटर इज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड ऑफ, कैपेसिटर को हम बेसिकली कैसे बनाते हैं, तो दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक। ये तो सबको पता ही होना चाहिए कि ये जो कैपेसिटर को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो ये जो प्लेट्स है ये मेटल की प्लेट है या कंडक्टर की प्लेट है, और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक है, वो एयर भी हो सकता है किसी तरीके का, एक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है हमारा, कुछ भी ले सकते हैं। तो दो कंडक्टर और सेपरेट बाय डाइलेक्ट्रिक। तो कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक बी वाला ऑप्शन एक बार को कह सकते हैं कि ठीक है, बट हम दो कंडक्टर को ले रहे हैं तो उसको हम दिखाएंगे भी, लिखेंगे भी कि दो कंडक्टर है। कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, ये तो बिल्कुल तरह गलत है। और टू डाइलेक्ट्रिक सेपरेटेड बाय ए कंडक्टर, ये उल्टा हो गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं 180 को। तो इफ टू इक्वल वैल्यू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देखो कैपेसिटर अकेली ऐसी चीज है जो उल्टा काम करती है रजिस्टर के कंपैरिजन में, और जो इंडक्टर है वो रजिस्टर जैसा ही काम करता है। तो अगर हमारे रजिस्टर सीरीज में ऐड होते हैं तो कैपेसिटर हमारा पैरेलल में ऐड होते हैं, वो उल्टा शो करता है। तो अगर पैरेलल की बात करिए और हमने बात करी है इक्वल वैल्यू कैपेसिटर्स की, तो दोनों की वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि वो पैरेलल में है। ठीक है, उल्टा काम होगा, मतलब जो हमारा रजिस्टर पैरेलल में होता था वो यहाँ सीरीज में होगा। अगर आप दो कैपेसिटर को सीरीज की बात करते हैं तो वो हो जाता है सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, जो कैपेसिटर जो रजिस्टर के हम पैरेलल में बात करते हैं। ये हमको क्या दे देता, ये भी वैसे भी दे देता C/2 अगर सीरीज में होता तो इतना याद रखेंगे कि जो कैपेसिटर है वो हमारा रजिस्टर और इंडक्टर के अपोजिटली बिल्कुल प्रॉपर्टी शो करता है। तो क्योंकि पैरेलल में, तो पैरेलल में आप सीधे ऐड कर दो तो C इक्वल टू 2C आ जाएगा, तो ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ईदर कैपेसिटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा रह गया था 175। ये कह रहा है भाई कि टू चार्जेस आर प्लेस्ड एज अ डिस्टेंस अपार्ट, इफ अ ग्लास की स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन देम, उनके बीच में डाल दी गई, देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल बी, तो फोर्स हमें बताना है, तो फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, ए क्या पार। तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा, तो देखो ग्लास की स्लैब का क्या मतलब है, पहले देखते हैं कि फोर्स और एप्सिलॉन का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ग्लास की स्लैब से हमारा क्या मतलब है कि हम एप्सिलॉन जो एयर का था शुरू में उसकी जगह ग्लास डाल दिया तो एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ गई। एप्सिलॉन अगर बढ़ा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एप्सिलॉन बढ़ा तो फोर्स हमारा घट जाएगा, तो फोर्स विल डिक्रीज बिटवीन देम, मेन चीज ये है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको फॉर्मूले से रिलेशन देखना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली, उसके हिसाब से एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे पे क्या असर पड़ेगा, ये आपको आंसर देना है। ओके, बाकी सारे हो गए। अब आते हैं 176 पे कि चार हैं हमारे, चार क्या है, 4 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स हैं कनेक्टेड इन सीरीज, वो सीरीज में जोड़े हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो ये उसी तरीके का फॉर्मूला जो रजिस्टेंस हमारा पैरेलल में दिखाता है तो कैपेसिटेंस सीरीज में दिखाएगा। तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4। तो 1/4 1/4 1/4 1/4, ये 4/4 आ गया, ये आ गया 1। तो सी इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा 1। ये ए में पूछा है क्वेश्चन, यूपीपीसीएल ए इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 181 पे। वो कह रहा है कि कैपेसिटर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 जूल ऑफ एनर्जी एट 100 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो एक कैपेसिटर की मतलब वो 1 जूल ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकता है 100 वोल्ट पे, कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है। तो इसमें सीधा सा फॉर्मूला एनर्जी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, वी दिया है हमको 100 वोल्ट, एनर्जी दी है हमको 1 जूल, हमें सी यहाँ से बताना है। तो इस फॉर्मूले से हम सी निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसको उधर ले जाएंगे, तो ये सी इक्वल टू 2/10⁴, या फिर 2 इंटू 10⁻⁴, या फिर 200 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 200 माइक्रोफेरेड। तो ये हमारा 200 माइक्रोफेरेड आंसर दे देगा। उसके बाद आते हैं 186 पे। तो Q1 और Q2 हमें दिया है,
Q1 आवेश Q1 मतलब चार्ज Q1 एंड Q2 पर अपना थोड़ा बल प्रयोग करता है, मतलब Q1 थोड़ा सा फोर्स डालता है Q2 पे। अब यदि आवेश Q3 को इनके समीप लाया जाए तो Q2 पर Q1 का बल प्रयोग घटेगा या बढ़ेगा या क्या चीज होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, भले हिंदी में है। तो अगर एक Q3 को ला दिया जाए बीच में इनके, तो जो फोर्स होगा Q1 का Q2 पर, ठीक है, Q1 का फोर्स Q2 पर, जो चीज पहले चल रही थी वही अभी चल रही है। देखो मैं अगर इससे दिखाऊं, Q1 का फोर्स Q2 पर और Q3 को इंट्रोड्यूस करके फिर से वही पूछ रहा है कि Q1 का फोर्स Q2 पर, तो Q2 पर फोर्स पड़ रहा है तो वो फोर्स बढ़ेगा जब Q3 हमारा और Q1 और Q3 सेम वैल्यू के होंगे। अरे मतलब इजी सी बात है यार, ये Q2 है, ये Q1 है, इसका इस पे फोर्स पड़ रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने किसी Q3 को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये भी अपना फोर्स डालेगा। अगर Q3 और Q1 सेम चार्ज के हो जाएंगे, ठीक है, सेम साइन के हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा। अगर Q3 नेगेटिव है, मतलब अपोजिट साइन का है, तो जब इसका फोर्स कुछ है, इससे इसका फोर्स घटाना पड़ेगा। जब इक्विवेलेंट फोर्स निकालेंगे Q2 पर तो हमारा फोर्स घट जाएगा। तो यही चीज़ बोलिए डी में कि फोर्स बढ़ेगा अगर Q3 Q1 एक ही साइन के हैं, ये जो है Q3 और Q1, और फोर्स घटेगा अगर Q3 Q1 अलग अलग साइन के हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 182। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटर की बात कर रहा है, एयर फील्ड है, मेड ऑफ स्क्वायर प्लेट्स, ईच इसका डायमेंशन है 10x10 सेंटीमीटर, एज ए कैपेसिटेंस सी। इफ द प्लेट्स आर रिड्यूस टू 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर, उसका एरिया जो है वो पहले कितना था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब वो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा? यहाँ पे क्या है कि हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा कैपेसिटेंस और एरिया के बीच में। अब क्योंकि हमारा रिलेशन क्या कहता है कि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो हम लिख सकते हैं C1/C2 इक्वल टू A1/A2। तो यही चीज़ हमने ये यहाँ पे लिखी है, अब यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, तो हम लिखेंगे C1/C2 इज A1/A2। तो ये हमारा पहला वाला एरिया, ये बाद वाला एरिया। अब इसमें हम क्या कर देंगे कि C1 की वैल्यू लगा देंगे, और C1 की वैल्यू हमें दी नहीं है, तो हमें रिलेशन बताना है C1 C2 के बीच में। तो इस अब हमें बताना है रिलेशन C2/C1 रिलेशन बताना है खासकर। ओके, तो व्हाट बी द न्यू कैपेसिटेंस, तो C2 क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो C2 क्या होगा, तो इसको उलट लेंगे, तो यहाँ पे 2.5 ऊपर आ जाएगा, 10 × 10 नीचे आ जाएगा। ये C2 इक्वल टू इस C1 को उधर भेज देंगे, तो ये C1/16 आ गया। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो 1/16 टाइम होगा पुराने वाले के, तो C/16 इसका आंसर आ जाएगा। तो ईजी था। उसके बाद ये केबल कैपेसिटर वोल्टेज ग्रेडियंट इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द, इन केबल कैपेसिटर की बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि वोल्टेज ग्रेडियंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठीक है, सरफेस पे, किसके सरफेस पे मैक्सिमम होता है, तो कंडक्टर के सरफेस पे हमारा मैक्सिमम होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, LMRC का क्वेश्चन है कि कंडक्टर के सरफेस पे वोल्टेज ग्रेडियंट हमारा मैक्सिमम होता है अगर हम केबल कैपेसिटर की बात करें तो कंडक्टर का सरफेस। उसके बाद हमारा क्या छूट गया, 187। तो ये कह रहा है किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या है। तो यहाँ पे एक पूछना चाह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है, बस सीधे से ये पूछना चाह रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट C कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ है, ये भी इनने कहाँ से निकाली है, यहाँ से निकाली, F इक्वल टू इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उनको तो हटा दो, 4 पाई को हटा दो, ये क्या बन गया, यहाँ से एप्सिलॉन को उधर लेंगे तो एप्सिलॉन इज Q1 Q2 अपॉन F और D। Q1 Q2 ये कूलम स्क्वायर बन गया, F हमारा न्यूटन बन गया और D हमारा मीटर स्क्वायर बन गया, क्योंकि D का स्क्वायर है ना, D का स्क्वायर है। तो ये सीधे से यूनिट आ गई। तो अगर आपको पहले से भी नहीं पता है तो भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं 188 की, कि धारित्र में वैद्युत आवेश, तो इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। फिर बात करते हैं 184 की, रिलैक्सेशन टाइम टाउ इन अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक इज। तो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के अंदर रिलैक्सेशन टाइम हमारा जो होता है वो होता है 0। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, AA में और LMRC में 2 बार, मतलब 2 जगह पूछा गया है। तो रिलैक्सेशन टाइम हमारा परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो वो हमारा होता है 0, वहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन टाइम नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं फिल्टर सर्किट में जो AC घटक होता है तो वो हमारा किसकी वजह से होता है, इंडक्टर की वजह से होता है। तो हिंदी में इसको छोड़ दो। उसके बाद बात करते हैं 185 की, इफ अ यूनिट स्टेप करंट इज पास थ्रू अ कैपेसिटर व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो अगर यूनिट स्टेप को पास करेंगे हम कैपेसिटर से, तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो कैपेसिटर है वो हमारा एज एन इंटीग्रेटर काम करता है, इंटीग्रेशन का साइन है ये, ठीक है, एज एन इंटीग्रेटर काम करता है।
इंटीग्रेटर काम कर रहा है, तो जो हमारा स्टेप सिग्नल है अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वो रैम्प सिग्नल बन जाएगा। तो अगर यूनिट स्टेप करंट हम देख रहे हैं तो हमें रैम्प फंक्शन के फॉर्म में आउटपुट मिलेगा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशन कि जो आपका इम्पल्स होता है अगर आप उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको वो स्टेप देगा, उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको रैंप देगा, फिर वो पैराबोलिक दे देगा। ओके इस तरीके से। और इसी का उल्टा चलो आप, अगर आपके पास रैंप है उसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं डी वाई डी टी तो स्टेप देगा, स्टेप का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका वो इम्पल्स देगा। तो ये रिलेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेश्चन सिग्नल के अंदर नेटवर्क के अंदर पूछे जाते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया ये वाला, इम्पल्स का इंटीग्रेशन स्टेप, स्टेप का रैंप और रैंप का पैराबोलिक। तो 189 यहाँ पे हमने किए। उसके बाद 190 पे आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये डिस्टेंस के संग पूछ रहा है तो दूरी के वर्ग के साथ घटता है। तो एफ इजकल टू, ये रिलेशन होता है एफ और डी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ई होता है एफ बाई क्यू। तो फिर वही बात हो गई कि एफ अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ई भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डी के बढ़ने से हमारा ई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ घटती है। तो सीधे से यहाँ पे ये यूज हो रहा है और कुछ भी नहीं। उसके बाद आते हैं 194 पे। टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर है, ठीक है, कैरिंग करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सीधी सी बात है वो रिपेल करेंगे, ये हमने पीछे भी देखा, यहाँ डायग्राम में भी है, ये अपोजिट डायरेक्शन के तो वो रिपेल कर रहे हैं, मैंने बनाया हुआ है। अगर सेम डायरेक्शन में तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। उसके बाद बात करते हैं 191 की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स किसी एक के लिए साधित रहे तो पार्टिकुलेट एमिशन कंट्रोल के लिए हम बोल सकते हैं, ये जो ये है ESP। तो इसका आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, इसको केवल रटने वाली बात हो गई। तो पार्टिकुलेट एमिशन कंट्रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की अगर बात करें तो। उसके बाद बात करते हैं 195 की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार लगा हुआ। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर प्रिंटेड ऑन इट्स बॉडी इज 104, देन इट मीन्स, अगर एक कैपेसिटर के ऊपर उसकी वैल्यू 104 प्रिंट करके दी गई है तो उसका मतलब क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि 104 नहीं 10 की पावर -4 है। ओके, तो 10 की पावर -4 क्या बना देगा, 0.1 माइक्रो फेरेड। वैसे तो 10 की ये 0.01 माइक्रो फेरेड बनाएगा, बट इसका आंसर क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो में पूछा है 2017 में और WI में पूछा है, तो 0.1 माइक्रो फेरेड इसका आंसर आ गया हमारा। अगर 104 है तो वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, मतलब ये नहीं लग रहा है। तो 104 को सीधे से मतलब ये मार्किंग होती है, अलग अलग कैपेसिटर पर अलग अलग मार्किंग होती है, तो हमें बस यहाँ याद कर लेना, इसलिए 2 स्टार लगाए कि 104 मीन्स 0.1 माइक्रो फेरेड। तो सीधे से ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद 196 को देखते हैं कि व्हेन टू कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये जैसा रेजिस्टेंस हमारा कब काम करता है पैरेलल में, ऐसी कैपेसिटेंस सीरीज में काम करेगा। तो कंबाइंड कैपेसिटेंस क्या होगा, तो ये हमारा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, तो C इज द आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद आते हैं हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 192 पे। पहले द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू एन ऑल्टरनेटिंग करंट, और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे 10 ओम। रिएक्टेंस की वैल्यू मतलब XC की वैल्यू, ये XC जो होता है 1/2 पाई FC, ये 10 ओम है। फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज है, एक फ्रीक्वेंसी तो ये है। अब उन्होंने क्या कहा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, फ्रीक्वेंसी को हमने 100 हर्ट्ज कर दिया, तो न्यू फ्रीक्वेंसी ये हो गई हमारी। अब हमसे पूछा है कि अब न्यू हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा। यहाँ से XC जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है F के, तो यहाँ पे XC1 अपॉन XC2 किसके इक्वल है, F2 अपॉन F1। तो यहाँ पे तीन चीजें हमें पता है, XC1 पता है, F2 पता है, X1 पता है। यहाँ से XC2 निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 5 ओम। तो ये फॉर्मूला निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला है XC इक्वल टू 1/2 पाई FC, ये हमें पता होना चाहिए, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बात करेंगे चार्ज, ठीक है, चार्ज कितना बात कर रहा है, 0.1 कूलम की, मूव थ्रू अ गिवन पॉइंट एवरी 0.05 सेकेंड्स। तो कूलम दिया है, टाइम दिया है, द करंट Q इक्वल टू IT, Q इक्वल टू IT को लगा देंगे तो आंसर बन जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ पे यही चीज़ लगाई Q इक्वल टू IT, तो I इक्वल टू QIT, तो ये चार्ज अपॉन टाइम, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 एम्पियर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सिंपल था। बाकी ये 104 वाला मैं फिर से बोल देता हूँ कि अगर कैपेसिटर के ऊपर नंबर लिखा है 104, उसका मतलब होता है उसकी रेटिंग है 0.1 माइक्रो फेरेड।
उसके बाद बात करते हैं 197 की। तो 197 में क्या कह रहा है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कैपिटल डी इन एयर इज 12 न्यूटन sorry, when the same two charges are placed at the same distance in a medium having dielectric constant Et, the force between them was found to be 3 न्यूटन। मतलब सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस पे रखे गए पर हमने डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को बदल दिया, उसकी वैल्यू Et कर दी है, तब हमारा फोर्स 3 न्यूटन हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Em, ये हमसे पूछा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है काफी। ये हमारा नोएडा मेट्रो में आया है और BSNL में आया है। ये फोर्स है हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपन डी स्क्वायर। यहाँ पे हमने 12 न्यूटन फोर्स लगाया और जो नॉर्मल वाला था उसको एप्सिलॉन m ले लिया हमने। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एक ही बात है, एप्सिलॉन m वो हमने 1 ले लिया, जो कि वैल्यू होती ही है एयर के लिए जब हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे ये आया, तो ये जो पूरी Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू अब 12 के इक्वल है। अब हम जब दोबारा निकालेंगे उसमें एप्सिलॉन को एप्सिलॉन t लेंगे और फोर्स भी हमको पता है 3। ठीक है, ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो फोर्स हमको पता है 3 न्यूटन, 1/एप्सिलॉन t है, और ये जो पूरा Q1 Q2 अपन डी स्क्वायर है इसकी वैल्यू 12 है, ये हमें पहले से पता है। तो इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन t जो न्यू एप्सिलॉन है वो हमारा 4 आ जाएगा, उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं इफ अ कैपेसिटर स्टोर्स 100 माइक्रोकूलम चार्ज एट 10 वोल्ट, चार्ज दिया है और वोल्टेज दिया है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू तो C इक्वल टू क्यू बाई वी या Q इक्वल टू सी वी होता है, Q इक्वल टू सी वी, तो इससे निकाल लेंगे C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो Q हमको पता है और V पता है, तो 10 माइक्रोफेरेड इससे आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज मिसिंग क्या है, ये जो चार्ज है इसमें ये क्योंकि माइक्रोकूलम है तो ये इस तरीके से लिखेंगे, तब यहाँ पे 10 माइक्रोफेरेड हमारा आ रहा है आंसर। ओके, तो ये 10 माइक्रोफेरेड आ गया। 199 की बात करते हैं, इन अ कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन। तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ स्टोर होता है, हमारा डाइलेक्ट्रिक के अंदर स्टोर होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये ISRO का क्वेश्चन है, पूछा हुआ 2006 का। तो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है एक्चुअली में कहाँ स्टोर होता है, डाइलेक्ट्रिक में स्टोर होता है। फिर आते हैं 200 पे, अर्थ इलेक्ट्रोड यूज इन प्लेट अर्थिंग। जो हम अर्थिंग करते हैं उसमें जो अर्थ इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं इजा, तो वो क्या होता है, एक प्लेट ही होता है, उसके नाम से पता चला प्लेट अर्थिंग। अर्थ इलेक्ट्रोड हमारा असल में एक प्लेट होता है, जो मतलब अर्थ में जमीन में अंदर डालते हैं, उसको वायर से जोड़ देते हैं, तो प्लेट होता है वो। ओके, तो 200 यहाँ पे पूरे हुए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरीज डज नॉट रिक्वायर ट्रिकल चार्जिंग। एक तरह की चार्जिंग होती है ट्रिकल चार्जिंग, तो कौन सी बैटरी को ये नहीं चाहिए होती है। ओके, ट्रिकल चार्जिंग नहीं चाहिए होती है। तो एल्कलाइन सेल जो होते हैं उसके अंदर ट्रिकल चार्जिंग हमको नहीं चाहिए होती है। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉर्मली पूछा नहीं जाता, पर फिर भी UPPCL JEE में पूछा था प्रैक्टिकल में। उसके बाद आता है ये भी सेम क्वेश्चन, Q इक्वल टू सी वी जो फॉर्मूला है उसी पे लग रहा है, V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो ये 5 किलो वोल्ट हमारा वोल्टेज दे देगा, यहाँ पे Q हमें दिया और कैपेसिटेंस दिया है। इसके इधर क्वेश्चन था, इसमें हमें क्या दिया था, इसमें हमें C पूछा था, Q दिया था और वोल्टेज दिया था। इसमें हमें C दिया है और Q दिया, वोल्टेज पूछा है। 203 देखते हैं, विच कंपोनेंट हैज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। तो किस कंपोनेंट के पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड होती है, तो ये किसके पास है, ये बैटरी के पास होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड। तो अब बैटरी देखो, रजिस्टर फ्यूज के पास तो होती नहीं, पोटेंशियोमीटर के पास भी नहीं। उसके बताते हैं 204 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का सोर्स क्या है, तो लेड एसिड बैटरी जो है, ईएमएफ का सोर्स एक बैटरी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जर्मेनियम डायोड तो होगा नहीं, कार्बन रजिस्टर नहीं होगा, पी चैनल फैट भी नहीं होगा, तो यहाँ सीधे से आंसर हमारा लेड एसिड बैटरी ही ईएमएफ का सोर्स हो जाएगा। फिर बात करते हैं 205 की, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ। तो बैटरी हमें क्या देता है, डीसी वोल्टेज देता है, कभी वो एसी सप्लाई नहीं देता। यहाँ पे मेन यही डिफरेंस पूछा गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि बैटरी हमेशा डीसी ही देता है, एसी नहीं देता। तो ऑप्शन बी और सी तो बिल्कुल गलत हो गई और डी भी गलत हो गया, क्योंकि एसी और डीसी दोनों नहीं देता, मतलब केवल एक ही देता है। उसके बाद बात करते हैं 208 की, अ परमानेंट मैग्नेट विल नॉट अट्रैक्ट। एक मैग्नेट है वो परमानेंट टाइप की है, या सिर्फ मैग्नेट भी बोल दो, वो किसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो कॉपर जो होता है उसमें मैग्नेटिक वाला इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता। तो स्टील को अटैक कर सकती है, निकल को कर सकती है, एल्युमिनियम को भी कर सकती है, कॉपर को कभी भी अटैक नहीं करेगा, कोई भी मैग्नेट हो, परमानेंट हो या नॉन परमानेंट हो। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो पहला पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस हमारा टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, ऐसा नहीं है, मेटल के अंदर बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो फिर वो कोलाइड बहुत ज्यादा करेंगे, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। पर सेमीकंडक्टर में इतने ज्यादा नहीं होते फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इनिशियली तो हमारा कंडक्टेंस ही बढ़ता है, रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता, तो ये गलत हो गया।
पहले सी देख लेते हैं। एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड इज यूज टू मेक द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। सो टिन और लेड का एलॉय नहीं यूज करते हैं हम, दूसरी चीज का एलॉय यूज करते हैं। तो उसमें क्या है, मतलब टंगस्टन यूज करते हैं, वो भी एक तरीके का एलॉय होता है, पर टिन और लेड का नहीं होता इलेक्ट्रिक हीटर में, ये भी गलत है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर मास पे डिपेंड नहीं करती। तो ऐसा नहीं है, किसी चीज़ की वेलोसिटी उसके मास पे डिपेंड करती है। जितनी भारी चीज़ उतना स्लो चलेगा, जितना हल्का चीज़ उतना फास्ट चलेगा। तो हमारा बी जो ऑप्शन है वो सही है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का किस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड कितनी दूर है। अगर बहुत पास है तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। सो 206 ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं 209 की। तो वो कह रहा है कि व्हेन अ कैपेसिटर वाज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर पर कनेक्ट किया है, द पॉइंटर इंडिकेटेड लो रेजिस्टेंस इनिशियली एंड देन स्लोली केम बैक टू वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो अगर हमने किसी कैपेसिटर को कनेक्ट किया है ओम मीटर से, तो वो पहले तो बहुत कम वैल्यू शो करेगा, फिर वो एकदम से हाई रेजिस्टेंस वैल्यू पे आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि कैपेसिटर हमारा सही है। एक असली और सही कैपेसिटर ही ऐसा करेगा। ओम मीटर के थ्रू वो पहले बहुत छोटा रेजिस्टेंस वैल्यू देगा, फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस देगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 210 की। सेलों की श्रेणी में संयोजित करने का उद्देश्य है, ठीक है। श्रेणी मतलब सीरीज में अगर जोड़ा जाए सेल्स को, उसका क्या मतलब है, बहुत सारे सेल्स को सीरीज में जोड़ रहे हैं, मतलब हम क्या चाह रहे हैं, वोल्टेज जो टोटल वोल्टेज है उसकी वैल्यू को बढ़ाना चाह रहे हैं। टर्मिनल वोल्टेज को वृद्धि करना है, तो टोटल वोल्टेज को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने बहुत सारे सेल्स को सीरीज में जोड़ा है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन बचा है, उसको देख लेते हैं। वो है हमारा 207। ये बीएसएनएल में पूछा गया है। तो अ स्टूडेंट कनेक्ट 4 सेल को उसने कनेक्ट किया जिनका ईएमएफ 2 वोल्ट सबका है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.51 सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। बट द एक सेल का उसने टर्मिनल को रिवर्स कर दिया। दिस सेंड्स करंट इन अ 2 ओम रजिस्टर, और इसी के संग हमने एक 2 ओम का रजिस्टर जोड़ा है। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर एक को हम उलट देंगे, जैसे ये उलट दिया हमने बाकी 3 से, अब ये कितनी करंट को भेजेगा। देखो बहुत सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमने एक सेल को उलट दिया तो ये एक और सेल को क्रॉस कर देगा, मतलब बेकार कर देगा। इस सेल का जो वोल्टेज है 2 वोल्ट, ये इसी को मतलब हैंडल करने में चला जाएगा। तो अब टोटल वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट, और इनका रेजिस्टेंस टोटल आ गया 0.5। अब ये दोनों यहाँ पे यूज होंगे, मेन चीज ये है। देखो यही यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट था कि ये तो देखो हमने यहाँ देखा है कि टोटल वोल्टेज तो 4 वोल्ट हो गया, जो कि 8 हो सकता था अगर इस सेल को हम सेम क्वालिटी में डाल देते तो। बट यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये चारों यूज होंगे। ऐसा नहीं है कि ये बैटरी काम की नहीं रही, बैटरी तो कनेक्शन में लगी हुई है ना, तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। यही यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आपने 0.5 को भी अगर 2 ही बार ले लिया वोल्टेज की तरह तो गलत हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 ओम और ये भी 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस भी यहाँ से निकल के आ गया ये 4 ओम। तो 4 ओम रेजिस्टेंस 4 वोल्ट वोल्ट, तो 1 एम्पियर की करंट हमारे अब सर्किट में फ्लो करेगी। तो पूरे सर्किट में जो करंट है वो 1 एम्पियर की फ्लो करेगी। तो आंसर है 1 एम्पियर। उसके बाद आते हैं, ये सब हमने देख लिया। आते हैं 211 पे, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो 210 पे मैंने यहाँ पे खत्म किया, 210 कंप्लीट करके।